नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। घोड़े की टापों, तलवारों की चमक और आत्मसम्मान की आग से भरा एक नाम है, वो है महाराणा प्रताप। ये नाम वीरता की मिसाल, जो ना कभी झुके न रुके, बस लड़े और तब तक लड़े जब तक आखिरी सांस चली। मेवाड़ के लिए जंगलों में घास की रोटियां खाई, लेकिन स्वाभिमान नहीं छोड़े। कभी मुगलों से समझौता नहीं किया। ऐसे थे मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप। उन्हीं महाराणा प्रताप की धरती मेवाड़ से एक ऐसा बयान आया है जिससे सुनकर मेवाड़ वासियों के खून में उबाल आ गया। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के द्वारा औरंगजेब को कुशल प्रशासक कहने पर विवाद भड़क गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इस बयान का विरोध कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कुलगुरु के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला फूंका। गुस्साए छात्रों ने गेट पर टायर जलाए। विश्वविद्यालय प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। कहा कि यह बयान मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा का अपमान है और इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल यह कि आखिर मुगलों के कितने हमदर्द। आज बात इसी खास मुद्दे पर। औरंगजेब की तरह वो एज एडमिनिस्ट्रेटर ही इज द बेस्ट। उन्होंने अपने संबोधन में अकबर को भी महान बताया, औरंगजेब को भी महान बताया। अभी एक ही मांग है हमारी, सुनीता मिश्रा को निष्कासित किया जाए। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। चर्चा में मौजूद है बीजेपी से सुरेश गर्ग जी। स्वागत है सुरेश जी आपका। कांग्रेस हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल जी है। राजेंद्र जी आपका स्वागत है। और साथ ही इतिहासकार चंद्रशेखर व्यास जी हमारे साथ जुड़े हैं उदयपुर से। चंद्रशेखर जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सुरेश गर्ग जी आपसे ही करना चाहूंगी। सवाल यह है कि हम मेवाड़ की बात करते हैं, महाराणा प्रताप की बात करते हैं, लेकिन उसी धरती से जब क्रूर शासक औरंगजेब को कुशल प्रशासक कहा जाएगा तो क्या इससे महाराणा प्रताप या मेवाड़ का अपमान नहीं माना जाएगा? निश्चित जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है इस मुद्दे को लेकर, इस बयान को लेकर। श्वेता जी, निश्चित रूप से मेवाड़ की धरती का अपमान है, पूरे हिंदुस्तान का अपमान है। हम बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है अगर कुलगुरु इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और औरंगजेब को महान बताते हैं, क्योंकि औरंगजेब ने तो 1658 के अंदर अपने पिताजी को भी आगरा के किले के अंदर कैद में रखा, अपने भाइयों को कत्ल कर दिया था, काशी विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बना दी थी। तो इस तरह का उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर अत्याचार किया, तो वो कैसे अच्छा आदमी हो सकता है? तो बिल्कुल भी हम तो घोर विरोध करते हैं और हम तो राज्यपाल से निवेदन भी करते हैं, राज्यपाल से कहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और उनको हटाने की प्रक्रिया चालू की जाए। सरकार भी आपकी है, हालांकि राज्यपाल और उसके एक अलग वीसी को लेकर अलग प्रक्रिया भी होती है, लेकिन जब इस तरह का बयान आते तो एक सवाल ये भी उठता है कि किसी पर सिर्फ एक्शन ले लेना ही काफी होता है या ऐसी चीजें दोबारा ना हो, ऐसे बयान आगे ना आए, उसके लिए भी कुछ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। हम तो गवर्नर महोदय से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हटाने की जो भी प्रक्रिया, क्योंकि उनकी नियुक्ति है वो गवर्नर करता है और हटाने की जो पावर है वो भी गवर्नर को है। हम तो यही कहते हैं घोर निंदनीय। देखिए, आज महाराणा प्रताप जो है वहां की नगरी उदयपुर के अंदर तो उन लोगों का साम्राज्य, और महाराणा प्रताप के साथ नगरी के अंदर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह से उनको बताना, ये तो बहुत ही घोर निंदनीय है। और भारतीय जनता पार्टी इसका बिल्कुल भी इनकी बातों पर विश्वास नहीं करती। हम तो यही कहते हैं कि उनके वाइस चांसलर के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है राजेंद्र जी, जो क्रूर शासक था वो कुशल प्रशासक कैसे हो सकता है, जो खुद हिंसक था? कांग्रेस का इस बयान को लेकर क्या स्टैंड है? क्योंकि औरंगजेब वक्त वक्त पर बाहर आता है ये नाम किसी न किसी विवादित बयान के साथ। देखिए श्वेता जी, इतिहास दो धारी तलवार है। इसके अंदर कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें भी हैं। तो जब तक इतिहास को समग्रता से नहीं पढ़ा जाएगा या किसी भी प्रकरण को या वाद विवाद को अगर उसको हम पूर्णता से या पूर्ण संदर्भ में नहीं देखेंगे तो हम उसकी संपूर्णता से व्याख्या नहीं कर सकते। इतिहास को राजनीतिक अखाड़े में नहीं उतारना चाहिए कि भाई आप उसको हथियार बना के इस तरीके का। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो विश्वविद्यालय होते हैं वो उच्च शिक्षा के वो मंदिर हैं जहां पे अध्ययन और शोध का पूरा वो होता है, और वहां पे हर विचार का सम्मान किया जाता है, चाहे वो कैसा भी विचार हो। अब कुलगुरु ने जो बयान दिया उसके बाद में उन्होंने जो उसके बारे में कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हमेशा से मानना है कि
भारत की जो हमारी संस्कृति है, चाहे वो जातीय विविधता की है, चाहे सामाजिक विविधता की है, चाहे धार्मिक विविधता की है, चाहे भाषाई विविधता की है, चाहे क्षेत्रीय विविधता की है, उन तमाम विविधताओं का हम सम्मान करते हैं। भारतीय संस्कृति के अंदर ये परिलक्षित होता है, यही उसकी एक विशेषता है। तो आज जो विश्वविद्यालय के जो परिसर है वो राजनीतिक अखाड़े या हथियार नहीं बनने चाहिए कि जहां से हम इस तरीके की बातें करें। वो एक उच्च शिक्षण संस्थान है, वहां पे शिक्षा का वातावरण होना चाहिए। और मैं श्वेता जी एक बात का और उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसके अंदर शास्त्रार्थ का और वाद विवाद की एक बहुत ही मतलब ऐसी परंपरा रही है जिसके अंदर विपरीत विचार को भी सुना जाता है और उसके बाद में तर्कों के आधार पर उसको काटा जाता है। तो आज अभी हम कुछ दिन पहले ही देख रहे थे कि 8वीं की जो एनसीईआरटी की बुक थी उसके अंदर किताब के अंदर एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया बियॉन्ड के अंदर एक मानचित्र दिखाया गया। उसके अंदर मराठा साम्राज्य का विस्तार पूरे राजस्थान पे, इवन मेवाड़ पे भी दिखाया गया। तो आज मुझे यहां पे ये बात करते हुए बड़ा क्षोभ भी हो रहा है कि हमने इस मुद्दे को तो उठा लिया, लेकिन उस मुद्दे पे ये तमाम लोग इस तरीके से मतलब हिंसक नहीं हुए या परिसर के अंदर वो नहीं किया। तो ये एक सुविधा के अनुसार मुद्दे उठाना वास्तव में बहुत चिंतनीय है। और आज शिक्षा के जो परिसरों का जो शैक्षणिक माहौल बिगाड़ने के लिए या इस तरीके के जो मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। और मतलब आज इतिहास गवाह इस बात का कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हमारी जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसके पहले सेनानी थे। तो ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। 1862 के अंदर बर्मा जो कि म्यांमार है उसके अंदर उनकी मृत्यु हो गई थी, कैद के अंदर मृत्यु हो गई थी। तो ये इतिहास में सब कुछ बुरा नहीं है, इतिहास में सब कुछ अच्छा नहीं है। उसको समग्रता के साथ पढ़ना चाहिए और उसको संदर्भों के साथ पढ़ा जाना चाहिए कि कौन सी बात किस संदर्भ में कही गई। चलिए और बेहतर तरीके से समझते हैं इसे। सुनिए, किसी भी शासक का जो काल होता है ना, वो कालखंड है, उसमें अच्छाइयां भी थी, बुराइयां भी थी। अगर कुलगुरु ने किस संदर्भ में कही मुझे नहीं पता, आप उनसे वक्तव्य को अगर चलवा सकते हैं तो देख लीजिए। ठीक है, नहीं उनकी तरफ से तो आया वक्तव्य कि किसी का दिल दुखाने का उनका मकसद नहीं था, शब्दों को तोड़ मरोड़ के या उनके बयान को ऐसे लिया गया जिस तरह से बयान आने के बाद ऐसा होता है। ठीक है, चंद्रशेखर व्यास जी हमारे साथ हैं, इतिहासकार हैं, बेहतर वो इस मुद्दे को समझ सकेंगे और समझा सकेंगे। चंद्रशेखर जी, बाद में मेरा आपके पास आने का मकसद सिर्फ यही था कि राजनीतिक तौर पर देखिए दृष्टिकोण क्या होता है, लेकिन इतिहास से छेड़छाड़ अक्सर होती है। वक्त वक्त पर औरंगजेब बाहर निकल कर आते हैं और कोई ना कोई ऐसा विवादित बयान आता है जिससे बवाल होने लगता है। और जैसा कभी राजेंद्र जी ने कहा कि ये मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं थी, मुद्दा इसलिए उठता है कि अगर कोई बयान आता, किसी की गलती होती और शायद उससे सिर्फ गलती के तौर पर देखकर सब मामला शांत होता, तो शायद ये मुद्दा नहीं बनता। ये मुद्दा इसलिए बन रहा है और क्योंकि छात्र यहाँ पर उग्र हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, वीसी को हटाने की मांग हो रही है, बहुत कुछ है जो मेवाड़ की धरती पर और खासतौर से उस यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है वहां पर हो रहा है। चंद्रशेखर जी, आपसे समझना चाहेंगे कितना गलत ये बयान था और इस तरह के बयान के क्या मायने होते हैं, इसका इंपैक्ट क्या आम जन पर खासतौर से युवाओं पर होता है? नमस्कार, मैं चंद्रशेखर शर्मा। जी जी। एक्चुअल में आपने जो बात कही है कि राजनीतिक मायने क्या है उन पर मैं नहीं बोलूंगा। मैं इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए जी, तो आप देखें कि सबसे पहला तो ये कि इस कार्यक्रम का संदर्भ था भारतीय ज्ञान परंपरा का एक रोड मैप तैयार करना और उसको लेकर के ये कार्यक्रम किया जा रहा था। ये यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम नहीं था। और इस कार्यक्रम के अंदर जो आयोजक थे उन आयोजकों द्वारा भी वहां पर जब ऐसा कहा गया और मेवाड़ के अंदर जो विश्वविद्यालय है उसके गेस्ट हाउस में जब ये कार्यक्रम हुआ और जब ये ऐसा कहा गया तो आयोजकों को भी वहां पर उनको रोकना था कि आप ऐसी गलत बयानबाजी मत कीजिए। मुझे आश्चर्य ये भी हुआ कि इतना बड़ा बात कह देने के बाद भी उस कार्यक्रम में किसी व्यक्ति ने उनको टोका नहीं, जबकि ये चीज सर्वविदित है इतिहास के अंदर। आप उस इतिहास को चाहे दिल्ली में पढ़ें या उदयपुर में पढ़ें या चाहे जाकर के अमेरिका में पढ़ें, लेकिन ये चीज बहुत स्पष्ट है, किसी संदर्भ की जरूरत नहीं है। ये चीज बहुत ही स्पष्ट है कि औरंगजेब एक पक्षपाती शासक था, एक क्रूर शासक था, एक हिंसा प्रिय शासक था, जिसने की सनातन धर्म के स्थानों को जितनी चोट पहुंचाई है। और विशेष करके आप देखें कि जजिया कर लगाना कौन से संदर्भों में आता है, कौन से संदर्भों में आता है जजिया कर लगाना। तो एक पक्षपाती जो शासक है वो पक्षपाती शासक कभी भी गुड एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता, चाहे कोई भी शासक हो जिसने पक्षपात किया हो।
तो जजिया अपने आप में पक्षपात का द्योतक है। और फिर विशेष रूप से यदि हम मेवाड़ के मायने में देखें जी। तो आप देखिए मेवाड़ में जो श्रीनाथ जी जो परम आराध्य माने जाते हैं, वहां पर औरंगजेब ने हमला किया, उदयपुर के कई मंदिरों को लूटने के लिए हमला किया। महाराणा राज सिंह जी ने जब चित्तौड़ के किले की मरम्मत कराई तब उसके लिए हमले की धमकी दी। चारूमती प्रकरण जो हुआ महाराणा राज सिंह जी के साथ में, तो मेवाड़ के साथ में भी लगातार आप देखें, क्योंकि मेवाड़ ने उस समय एक स्वाभिमान की परंपरा जो प्रताप के समय में से चली आ रही थी, उसको महाराणा राज सिंह जी ने पुनर्जीवित किया था। और इस समय आप देखें कि औरंगजेब कट्टरता का द्योतक माना जाता था भारत के अंदर। आप किसी भी संदर्भ में चले जाएं, कोई भी संदर्भ आप ले आए, लेकिन हर संदर्भ में जो औरंगजेब है वो कभी भी गुड एडमिनिस्ट्रेटर नहीं ठहरता है, क्योंकि जो पक्षपात है वो शासक कभी भी गुड प्रशासक। ठीक है चंद्रशेखर जी, भी आपने एक सवाल उठाया कि जब जिस वक्त ये बोला गया सभी ने सुना, उस वक्त कोई रिएक्शन नहीं, किसी ने उन्हें टोका नहीं, और इसके बाद एक दो दिन बाद से फिर ये बवाल और ये सब कुछ देखने को मिला। सवाल मेरा आपसे ये कि क्योंकि हम इतिहास को लेकर जी मैं चाहता था कि उस समय भी उनको टोका जाता कि भाई आप ये इस तरह से मेवाड़ में इस तरह से आप कैसे बोल रहे हैं, और मेवाड़ के अंदर जो है, और ये कोई अगर कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज है तो उसको तो फिर भी चलो ठीक है, तर्क वितर्क हो सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन औरंगजेब के प्रशासन को लेकर के कोई कंट्रोवर्सी इतिहास में नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तो जिन्होंने मनसबदारी की है वहां जाकर के, जिन राजपूत शासकों ने, हो सकता है वो उनको अलग ढंग से लेते हो। ठीक है चंद्रशेखर जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने इतिहास को लेकर जो बात कही बिल्कुल ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों द्वारा जिस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरह से विरोध और इस तरह से अपनी बातों को मनवाने वाली बात है, या वीसी रिजाइन करे या जो भी बातें, क्या आपको लगता है ये जायज है? यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की चीजें होनी चाहिए, या फिर वाकई में इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? मैडम मैं तो मैं चाहता हूं कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ सीधा सा इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के अंदर कभी भी इन चीजों से हमेशा आपको बचना चाहिए, क्योंकि शांति में ही शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। और उसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है, वो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कुल गुरु की है, कुल गुरु के बाद में वहां के शिक्षकों की है, और फिर वहां के छात्रों की है। तो इस तरह का हम देखें तो ये तीन तरफा जो एक सोपान है, तीन तरफा जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को सबसे पहले ब्रेक कौन करता है, उस ब्रेक को हमें देखना पड़ेगा, किसने इसको ब्रेक किया। तो सामान्य रूप से जब देश काल और परिस्थिति मेवाड़ के अंदर आप उन लोगों की तारीफ कर रहे हैं जिन्होंने की मेवाड़ को डुबाने के लिए, आप देखें कि एकमात्र ये सभी जयपुर, आमेर, बीकानेर वगैरह जितने भी शासक थे, सभी ने प्रताप के समय से ही मुगलों की मनसबदारी स्वीकार कर ली थी, लेकिन एकमात्र मेवाड़ जो था, उस मेवाड़ ने उस समय भी जो था अपनी मतलब की सुविधाओं की, अपने साधनों की, अपने सुख वैभव की परवाह न करते हुए जो एक इतिहास के अंदर एक स्वाभिमान और स्वतंत्रता का जो एक पायदान प्राप्त किया है, तो वहां पर अगर इस तरह से अगर ये बात की जाएगी तो मैं मानता हूं कि उबाल आना स्वाभाविक है। वो उबाल जो आया है वो स्वाभाविकता के साथ में आया है, और हमें चीजों से बचना चाहिए। आप देखें इसके पहले भी विश्वविद्यालय के अंदर किसी प्रोफेसर के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, हिस्ट्री के प्रोफेसर के द्वारा, और प्रताप को युद्ध की उनमें कुशलता नहीं थी, ऐसा नहीं था, इस तरह का भी विश्वविद्यालय में किताब छपी है और उसको रेफरेंस बुक में लगाया गया था। उसका भी मैंने विरोध किया था, उस समय कोई ज्यादा संगठन उनके विरोध में नहीं आए थे। ठीक है चंद्रशेखर, बिल्कुल उस वक्त भी ये मुद्दा बना था, उस पर भी इस पर डिबेट हुई थी, उस पर भी बातचीत हुई थी। लेकिन सुरेश गर्ग जी, अभी आपने सुना जो चंद्रशेखर जी ने जो बात की इतिहास के मद्देनजर भी, लेकिन सवाल ये उठता है ये तो मेवाड़ की धरती पर ही हो रहा है, जबकि मेवाड़ तो सबसे बड़ा उदाहरण इन चीजों को लेकर जब हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं। दूसरी तरफ औरंगजेब को लेकर सवाल मेरा आपसे ये कि राजनीति में राजनीतिक बयानबाजी जो होती है उसमें वक्त वक्त पे तो औरंगजेब आता ही रहता है। अब इस बार तो चलिए वीसी ने कहा और इसलिए भी और ज्यादा उबाल बच्चों में आ गया, जो भी राजेंद्र जी कह रहे थे कि कम से कम जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहां पर युवा है, कम से कम ऐसी जगह पे तो इस तरह की परिस्थिति नहीं बनना चाहिए कि बवाल होने लगे, जो होता हुआ नजर भी आया। लेकिन ऐसे मामले आगे ना हो, सरकार इस तरह के मामलों को लेकर कितनी गंभीर है? क्या वाकई में एक्शन लिया जाएगा या फिर एक बयान के तौर पर ही इसको साइडलाइन कर दिया जाएगा और एक दो दिन उबाल होने के बाद मामला ठंडा हो जाएगा? निश्चित रूप से एक्शन तो लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा भाई। औरंगजेब को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो क्रूर शासक था, जिन्होंने हिंदुओं का कत्ल किया, मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिदें बनाई है,
आप ये देखिए, जहां जहां भी हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर उन्होंने अत्याचार किए थे, अपने पिताजी को जेल में डाल दिया, अपने भाइयों को का कत्ल कर दिया था, किस तरह का अत्याचार। और फिर मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार थी, उसमें एनसीईआरटी की किताबों में इन्होंने तो औरंगजेब की तारीफ की थी, उन्होंने तो महान शासक बताया था कांग्रेस ने। मुझे तो समझ में नहीं आया कि क्यों बताया था, क्या बताया था, या तो उनका समर्थन करना था या कुछ मतलब तुष्टिकरण की राजनीति करने का। कांग्रेस भी क्यों समर्थन करेगी? 2004 से 2014 के बीच के अंदर एनसीईआरटी की किताबों में इन्होंने तारीफ की थी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। हिंदुस्तान का विरोधी जो व्यक्ति है, जो यहाँ के सनातन धर्म का विरोधी, वो कैसे एक्सेप्ट हो सकता है? हम तो ये कह रहे हैं कि गवर्नर साहब को तुरंत इसमें संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। राजेश जी, देखिए श्वेता जी, इतिहासकारों के तमाम जो इतिहास में जो चीजें हुई है या अलग अलग समय में जो जो चीजें घटित हुई है, उनको लेकर उनके अंदर मतभेद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे इतिहासकार एक ही बात पे सहमत हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश का जो संविधान है, संविधान का आर्टिकल 19 है जो कि हमारे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। कोई किसी ने कोई बात कही है तो उसका काट भी तर्क से ही होना चाहिए। ये नहीं है कि हम हिंसक बनकर उसके ऊपर हमला करें या उसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करें, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मैं आपको भक्ति आंदोलन का एक एग्जांपल दूंगा, जिसके अंदर हमारे कबीरदास जी हुए, रविदास जी हुए और संत गुरु नानक देव हुए। उन्होंने तमाम जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर या धार्मिक कट्टरपंथ था या मान्यताएं थी या कुरीतियां थी या पाखंड था या आडंबर था, उसका विरोध किया। तो आज आप सोचिए, आप उस संदर्भ में देखिए कि उस दौर में भी, जबकि उस वक्त पूरी तरीके से राजशाही था या शासन इस तरीके का था, तब भी ये चीजें थी। तो आज तो हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो हमें किसी भी विपरीत विचार को अवसर देना चाहिए और उसको काटने के लिए हमारे पास में पर्याप्त तथ्य होने चाहिए, ना कि हम हिंसा का सहारा ले और ना कि हम कोई इस तरह की बात करें जिससे हमें लगे बात को समर्थन कर रहे हो क्या आप? उसको दबाना चाहते हैं। इस तरीके से इन बातों को आप समर्थन कर रहे हो, इसका मतलब है, आपका कहने का मतलब तो यही है। 2004 से 2014 के अंदर आप लोगों ने तारीफ की है, तो वो चीज है। ये लोकतंत्र में भैया कैसे आप जो हिंदू विरोधी है, जिन्होंने हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ा है, मस्जिदें बना दी है, वो कैसे स्वीकार हो सकता है? अगर राजनीति का खड़ा बना देगा, वो व्यक्ति जो क्रूर का एजेंडा चलाएगा, तो वो कभी स्वीकार्य नहीं है। भाइयों की हत्या कर दी, हिंदुओं की हत्या कर दी, विश्वविद्यालय का कानून लगा दिया, उसकी तारीफ करने की बात कर रहे हो। इतिहास में हुआ है, देखिए इतिहास का पहिया आप उल्टा नहीं घुमा सकते। जो इतिहास में घटित हो चुका वो रहेगा। आप उसको अपने सुविधा से उसकी व्याख्या करते हो, ये ठीक नहीं है। उसको समझदारी से पढ़ना पड़ेगा। आपको अपने फायदे अनुसार चीजों को बदलना नहीं है। जो है, जो हुआ है, जो इतिहास है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। चंद्रशेखर जी, वक्त भी खत्म हो रहा है, एक फाइनल कमेंट आपसे जरूर चाहूंगी। एक सवाल ये उठता है कि चलिए, जब इस तरह की घटनाएं कुछ होती है आज के वक्त में, जो छात्र है यूनिवर्सिटी की बात हो, चलिए ये तो वीसी ने ऐसा बयान दिया इसलिए यूनिवर्सिटी का मैटर हम कह सकते हैं, लेकिन दूसरी भी चीजें या बयान ऐसे आते हैं और जब रोष व्याप्त होता है, बहुत ज्यादा नाराजगी होती है, तो कदम हिंसा का ही उठता है। छात्र हिंसक हो जाते हैं, पुतला दहन करते हैं। कभी भी कोई तर्क से, बातचीत से आज के वक्त में रास्ता नहीं निकाला जाता है, उसका जवाब नहीं दिया जाता। आपको लगता है कि आज के वक्त में ये कमी है, सीधे हिंसा और प्रदर्शन, बवाल, यही चीजें नजर आती हैं? विरोध के तरीके तो और भी हो सकते हैं। मैडम सर, सबसे बड़ी बात जो है कि एक तो तर्क और वितर्क होता है और एक वितंडा होता है और एक संवाद होता है और एक विवाद होता है। तो इन चीजों में बहुत ही बड़ा अंतर है। अभी जैसे कि माननीय हमारे जो साथी वो कह रहे थे, कबीर का उदाहरण दे रहे थे, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा कि आप देखें कि कबीर ने पैरेलली, बिना पक्षपात के, उन्होंने सभी धर्मों में जितना पाखंड था सभी की बुराई की है। उन्होंने एक लकड़ी से सबको हाँका है। इसलिए ये उदाहरण कबीर का जो धर्म भक्ति आंदोलन का जो उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, कबीर ने काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई चुना है, ताजड़ी मुल्ला भाग दे बहिरा हुआ खुदा है, पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीर ने कोई भी पक्षपात नहीं रखा है। तो आप इस तरह के कबीर के तर्क को यहाँ ला करके आप, क्योंकि जहां पर पक्षपात होगा आधार नहीं बना सकते। निरपेक्षता जो होती है वो निरपेक्षता सम्मान नहीं हो सकती है। लेकिन जहां पर इस तरह की सापेक्ष चिंतन जहां पर हो रहा हो, वहां पर जो है आप कबीर को और दादू को और मीरा को, इनको ला करके आप इस बहस को जो है, क्योंकि आज के संदर्भों में हमें देखना है और आज के संदर्भों में बिना राजनीतिक मंतव्यों के कोई भी चीज जो है, मैं नहीं मानता हूं, चाहे वो विश्वविद्यालय का स्तर हो, चाहे वो और भी कोई सामाजिक स्तर हो, हर चीज राजनीतिक चीजों से प्रभावित होती है।
ठीक है, एक चीज और इनसे पूछिए, औरंगजेब ने शरिया कानून लागू किया था, क्या कांग्रेस उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहती है? क्या उसका समर्थन करती है औरंगजेब की इसको ठीक है, औरंगजेब ने क्या किया, क्यों जरूरत? किस दौर की बात कर रहे हो? औरंगजेब आप, मैं वही तो आपको कह रहा हूं, आपको समझ नहीं आता कि आप इतिहास को बढ़िया चीजों से घुमाना चाहते हैं। आपको पता है नहीं। अरे भाई आप ऐसे करो ना कि औरंगजेब साल पहले होगा, झूठ शासक था, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है वो, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। करिए आप ऐसे नहीं करेंगे, आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो इसलिए। ठीक है, वक्त खत्म हो गया है और हर बात पे औरंगजेब को लाओ। और ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस समर्थन कर रही है, जो गलत है वो गलत ही होगा। हर चीज में राजनीतिक फायदा नहीं मिलता है, कई बार कई बयान ऐसे होते हैं इसमें आपका फायदा नुकसान नहीं होता है। जो गलत है उसके साथ सबको खड़े होना चाहेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष या विपक्ष। बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चंद्रशेखर जी, राजेंद्र जी और सुरेश गर्ग जी, बहुत शुक्रिया। बेहद अहम है, देखिए जब यूनिवर्सिटी के अंदर कोई वीसी ऐसा बयान दे जाए जो व्यक्ति एग्जाम्पल बन ही नहीं सकता किसी बेहतर के लिए, किसी कुशल प्रशासक के तौर पर, उसे एग्जाम्पल जा रहा है कि औरंगजेब कुशल प्रशासक था, और ऐसे में बवाल होना लाजमी है, ऐसे में नाराजगी लाजमी, क्योंकि ये हुआ भी मेवाड़ की धरती पर ही, जिसका गौरव रहा है। और उस मेवाड़ की धरती से जब इस तरह का बयान निकलता है तो विरोध होना भी स्वाभाविक है। लेकिन इतना जरूर है कि इतना हिंसक है बवाल ना हो। लेकिन सवाल अब एक उठता है कि आखिर मुगलों के हमदर्द कितने हैं? क्या वाकई में जानबूझकर वीसी ने, सुनीता मिश्रा ने यह बयान दिया, या फिर उनका यह कहना है कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है? क्या इसे जबान फिसलना कहेंगे? कई ऐसी चीजें, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले वक्त में ऐसी चीजें ना हो, उसके लिए एक्शन लेना भी जरूरी है। कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए, और हिदायत भी दूसरों के लिए भी कि अगर आपको इतिहास की जानकारी है तो आप एग्जाम्पल रखिए, आप बात रखिए, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो कुछ भी गलत कम से कम मत बोलिए। उससे बेहतर है कि आप इतिहास का रेफरेंस दे ही ना, अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो। बहरहाल बिग फाइट टाइम में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। औरंगजेब की तरह वो एज एडमिनिस्ट्रेटर ही इज द बेस्ट। उन्होंने अपने संबोधन में अकबर को भी महान बताया, औरंगजेब को भी महान बताया। अभी एक ही मांगे हमारी, सुनीता मिश्रा को निष्कासित किया जाए।